जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने चर्चा की थी अल्लट के बारे में, जिसको ख्यातों में आलू राहुल भी कहा जाता है। फिर अल्लट की अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। आज अपन अल्लट के आगे कौन और से महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो अपन थोड़ी बात करेंगे अल्लट के बाद में। एक शासक बना अल्लट का पुत्र नरवाहन। कुछ खास बातें नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा वह नरवाहन शिव का उपासक था। ये पहली बात तो अल्लट का पुत्र था। और ये शिव का उपासक था, क्योंकि मेवाड़ के तो शासक ही शिव के ही उपासक हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। नरवाहन के वाहन बाद में शालिवाहन बना, और इस शालिवाहन के बाद में शासक कौन बना? आपका शक्ति कुमार। कौन शासक बना? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का टाइम पीरियड क्या है? 977 से लेकर 993 ईस्वी तक कौन शासक रहा? शक्ति कुमार शासक रहा। अब देखो, शक्ति कुमार के समय की कुछ खास बातें ये हैं कि इसी के टाइम पीरियड में पहली बार चित्तौड़ या मेवाड़ क्या रहा? मेवाड़ के हाथों से यानी मेवाड़ के शासकों के हाथों से निकल गया। यानी इस समय परमार में एक बहुत प्रसिद्ध, मालवा में परमार वंश शासन करता था, और उस परमार वंश का बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ है परमार राजा मुंज। ठीक है। उसने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और लगभग एक सदी तक क्या रहा? चित्तौड़ उन्हीं के अधिकार में रहा। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? जो चित्तौड़ के जो शासक थे उन्होंने मेवाड़ के बहुत छोटे हिस्से पर क्या किया? शासन किया। चित्तौड़ तो किसके अधीन था? परमार शासकों के अधीन था। और परमार शासकों में कौन? परमार राजा मुंज, और उसके बाद में वाकपति राज। ठीक बात है, जिसे भोज कहा जाता है। ठीक है। तो शक्ति कुमार के समय की कुछ खास बातें क्या है कि इसके समय पहली बार चित्तौड़ राज्य गुहिलों के हाथों से निकल गया। क्या हुआ? गुहिलों के हाथों से निकल गया। क्या हुआ? कैसे निकला? कारण क्या था? तो चित्तौड़ राज्य निकलने का कारण क्या था कि इनका जो अधिकार था चित्तौड़ पर वो अब इन पर नहीं रहा। क्योंकि क्या किया? तो मालवा के परमार शासक, कहां के? मालवा। अब आपको पता है मालवा कहां है? तो मध्य प्रदेश का इलाका है। तो मालवा के परमार शासक मुंज ने आहड़ को, मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण कर मेवाड़ पर आक्रमण करके आहड़ यानी आघाटपुर, अभी लोगों में इसका नाम आघाटपुर मिलता है, तो आघाटपुर पर आक्रमण कर या आघाटपुर को नष्ट कर दिया। और क्या किया? तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार लिया। नाम तो इसका शक्ति कुमार था, लेकिन इसने कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा दुर्घटना तो यह हो गई कि पहली बार चित्तौड़ मेवाड़ या गुहिल वंश के हाथों से क्या किया? निकल गया। गुहिल के हाथों में केवल, गुहिलों यानी इस वंश के शासकों के हाथों में केवल चित्तौड़ का या मेवाड़ का थोड़ा बहुत ही साथ में रहा। शासक कौन था जिसने चित्तौड़ को जीत लिया? तो परमार राजा मुंज। ठीक बात है। इसने आहड़ को नष्ट कर दिया, जिसको अभी लोगों में आघाटपुर कहा गया है, और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसी मुंज का उत्तराधिकारी हुआ कौन?
परमार राजा भोज कौन हुआ? मुंज का उत्तराधिकारी, जो सिंधु राज का पुत्र था, मुंज का उत्तराधिकारी परमार राजा भोज ने, जो सिंधु राज का पुत्र था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप परमार वंश पढ़ोगे तब अपन वहां पर चर्चा करेंगे। तो भोज ने क्या किया? चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया अपने टाइम पीरियड में। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, या जिसे समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। ये कब करवाया गया? तो 11वीं सदी में। ठीक बात है, क्योंकि काफी लंबे टाइम पीरियड तक चित्तौड़ परमारों के अधीन रहा। किसके टाइम पीरियड में अधिकार किया गया? तो शक्ति कुमार के समय इसको चित्तौड़ पर परमारों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा बनाने वाला एग्जामिनर। क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन आएगा कि चित्तौड़ का वह कौन सा शासक था जिसके समय में परमार शासक मुंज ने आक्रमण करके चित्तौड़ को हस्तगत कर लिया था। ये वाला हस्तगत करना, ये लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। हस्तगत का मतलब होता है अधिकार कर लेना या अपने अधीन कर लेना। तो किसके समय? शक्ति कुमार के समय। ठीक है, और आक्रमण करके हस्तगत करने वाला शासक कौन था? परमार शासक मुंज था। मुंज के बाद में कौन उत्तराधिकारी हुआ? परमार राजा भोज हुआ। भोज ने क्या किया? इसी चित्तौड़ में क्या किया? एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे क्या कहा जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव का मंदिर है, 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है और परमार कालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे मारू गुज्जर शैली भी कहा जाता है। ठीक बात है। और ये जो शिव की मूर्ति है जिसके तीनों ओर मुख है, इस प्रकार की मूर्ति है। ठीक बात है। तो अपन थोड़ी बहुत त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको यह भी पढ़ा होगा आपने कि इसी का बाद में जाकर 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। शक्ति कुमार बहुत कम कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, शक्ति कुमार को नहीं पढ़ाते, डायरेक्टली वो बताते हैं कब? जब आप मोकल पढ़ोगे तो मोकल में बताते हैं कि मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो डायरेक्ट बताते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपन इन चीजों की अच्छे से ध्यान रखें कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया, सब कुछ। ठीक बात है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन ये त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। यस, तो ये तो था आपका शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय परमारों ने जो आक्रमण किया वो आपको ध्यान रखना है। किया किसने था और मंदिर किसने निर्माण करवाया, ये जरूर ध्यान रखना है। मुंज नहीं करना है, मुंज ने तो आक्रमण किया और उसको हस्तगत कर लिया, लेकिन यहां पर मंदिर निर्माण का काम किसने किया? तो परमार राजा भोज ने। भोज बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है परमार वंश का। नरवान सालिवान की कुछ खास बातें नहीं है, बस ये लट के पुत्र, बस याद करने की जरूरत नहीं है, बस नरवान सालिवान ध्यान रख लेना आप तो। ठीक बात है। बस शक्ति कुमार का ध्यान रखना आप। ठीक बात है। अब देखो पहले बात करते हैं अपन किसकी? त्रिभुवन नारायण मंदिर की। नाम से तो आपको दिख रहा होगा नारायण, तो नारायण तो भगवान विष्णु को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में है किसका मंदिर? ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक बात है। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर बनाया गया? तो चित्तौड़ दुर्ग में है। ये कहां पर है बेटा? ये चित्तौड़ दुर्ग में बनाया गया है। निर्माता कौन था? तो परमार राजा भोज, या भोज परमार भी कह सकते हैं, जो सिंधु राज का पुत्र था। ठीक बात है। समय किस टाइम में बनाया गया था? तो 11वीं सदी का मंदिर है। बस यही ध्यान रखना है आपको, फालतू की डेट नहीं ध्यान रखनी है। 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो 11वीं सदी का मंदिर। स्थापत्य शैली कौन सी इसकी? क्योंकि ये उत्तर भारत का मंदिर है
तो कौन सी शैली होगी? नागर शैली। अभी आप बोलोगे सर आपने पहले बात बोल दिया कि परमार कालीन शैली में जो भी मारू गुज्जर शैली कहा जाता है उसमें बना हुआ है, तो बेटा वो इसी की उपशैली है ना। तो नागर शैली की एक उपशैली है जिसे अपन क्या कहते हैं? मारू गुर्जर शैली, ठीक है, उसमें बना हुआ है। तो अपन ये अगर ऑप्शन में ये नहीं दे तो ये दे तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक बात है। मारू गुर्जर शैली जिसे परमार शैली भी कहा जाता है, ठीक है, परमार कला या परमार शैली भी कहा जाता है, ठीक बात है। निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया था, परमार राजा भोज ने करवाया था। इसके उपनाम, इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर रखा गया, लेकिन उपनाम और भी है इसके, अन्य नाम, उपनाम नहीं अन्य नाम। इसे संविधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक बात है। इसे मोक्कल जी का मंदिर, मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण ध्यान रखना, मोक्कल जी का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1428 ईस्वी में महाराणा मोक्कल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आजकल इसको मोक्कल जी का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक बात है। ये मंदिर परमार राजा भोज ने बनाया है। इसकी जानकारी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है कि इस मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में परमार राजा भोज ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। ये फलानी चीजों का सोर्स क्या है? तो ध्यान रखना, आहड़ अभिलेख। ये चीजें किससे पता चल रही है? आहड़ अभिलेख। ये आहड़ अभिलेख वही है जो देवकुलिका से प्राप्त हुआ है, जो भी कब का है? 977 ईस्वी का, ठीक बात है। और ध्यान रखिए, इसी परमार राजा भोज ने, किसने? इसी परमार राजा भोज ने एक तालाब का निर्माण कराया जिसे भोजासर तालाब कहा जाता है, भोजसर तालाब। एक से क्या कहा जाता है? भोजसर तालाब। कहां पर बनवाया? नागदा में, ठीक बात है। जानकारी किससे मिली है? तो कुंभलगढ़ अभिलेख कब का है? 1460 ईस्वी का, ठीक बात है। किस अभिलेख से पता चला है कि इसने आहड़ में, सॉरी आहड़ या नागदा में भोजासर तालाब का निर्माण करवाया? किसने? भोज ने। भोज ने अपने नाम कर एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका क्या नाम था? भोजसर तालाब। कहां पर? नागदा में। नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर। अभी कहां है? उदयपुर, ठीक बात है। किससे जानकारी मिली? कुंभलगढ़ अभिलेख से, ठीक बात है। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पर निर्मित किया गया? चित्तौड़ दुर्ग में। निर्माता परमार राजा भोज, समय 11वीं शताब्दी टाइम पीरियड में बनाया गया था। स्थापत्य शैली नागर शैली, उपशैली मारू गुज्जर शैली, ठीक है। नागर शैली की मारू गुज्जर शैली जिसे परमार कला भी कहा जाता है उसमें बना हुआ है, ठीक बात है। अब ध्यान रखना, इसके दोनों ओर प्रवेश द्वार, उत्तर और दक्षिण में क्या है? प्रवेश द्वार है, उत्तर दक्षिण में प्रवेश द्वार है, ठीक है। और इसमें जो शिव का जो शिव की जो शिवलिंग बना हुआ है उसके तीनों ओर मुख है। कितने? तीनों ओर क्या है? मुख बने हुए हैं। तो त्रिमुखी शिव की क्या है? शिवलिंग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक बात है। और उत्तर और दक्षिण में प्रवेश द्वार है, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखना, इसमें गर्भगृह, सभा मंडप, अर्ध मंडप आदि संरचनाएं बनी हुई है, ठीक बात है। काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 100%, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मंदिर को मोक्कल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर बोल दो या संविधेश्वर मंदिर बोल दो, ठीक बात है। जीर्णोद्धार कब किया, करवाया किसने, करवाया बनाया किसने, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक बात है। तो ये तो था आपके शक्ति कुमार के समय की महत्वपूर्ण जानकारी। शक्ति कुमार के बाद में शासक बना कौन? एक महत्वपूर्ण शासक आया, अंबा प्रसाद। कौन आया? अंबा प्रसाद।
कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इतना सा ध्यान रखना है कि अंबा प्रसाद को क्या हुआ, चौहान शासक वाकपति राज, चौहान शासक वाकपति राज ने अंबा प्रसाद को मौत के घाट उतार दिया। किसने? चौहान शासक ने। चौहान शासक कौन? वाकपति राज। इसने क्या किया? अंबा प्रसाद पर आक्रमण करके अंबा प्रसाद को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। यहां तक तो मेवाड़ का इतिहास क्या रहा? ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है, क्योंकि बीच में कमजोर शासक आए, विलासीपूर्ण शासक थे, इतने कमजोर थे कि परमारों ने मेवाड़ चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। फिर बाद में चौहानों ने चौहान शासक वाकपति राज ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद में जो शासक आए उनका टाइम पीरियड मेवाड़ के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में देखा जाता है। उनका डिस्कस अपन आगे करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। तो ये तो था आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर। ध्यान रखना चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है, समय 11वीं शताब्दी है। स्थापत्य शैली नागर शैली की, उपशैली की, जिसे मारुगुजर शैली कहा जाता है, उसमें बनाया गया है। जीर्णोद्धार किसने करवाया ये जरूर ध्यान रखना। इसी कारण इसको मोकल जी का मंदिर कहा जाता है। परमार राजा भोज ने तो भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया। कहां पर? नागदा उदयपुर में। ठीक है। अंबा प्रसाद की हत्या किसने कर दी? तो चौहान शासक वाकपति राज ने अंबा प्रसाद की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक बात है, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करते हैं अपन किसकी? मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक रण सिंह, जिसे कर्ण सिंह भी कहा गया है। ग्यारह से लेकर 1168 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक बात है। यह विक्रम सिंह का पुत्र था। मेवाड़ शासक विक्रम सिंह का पुत्र था। इसने आहोर के पर्वत पर दुर्ग का निर्माण करवाया। दो महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, आहोर के पर्वत पर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे आहोर दुर्ग कहते हैं अपन। ठीक बात है। विक्रम सिंह का पुत्र था। इसके दो पुत्र हुए। इसके दो पुत्र थे। एक का नाम छेम सिंह, एक का नाम राहत था। अब ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए हैं, इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो है नहीं, बस इतना सा है। छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की। ठीक है। और इस शाखा के शासकों ने रावल की उपाधि धारण की। रण सिंह या कर्ण सिंह के बाद में शासन कौन सी शाखा कर रही थी? तो रावल शाखा कर रही थी। ठीक है। इस शाखा ने मेवाड़ पर कब? 1303 ईस्वी तक शासन किया। क्योंकि आपको पता है 1303 ईस्वी में क्या हुआ? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और चित्तौड़ को हस्तगत कर लिया गया। ठीक बात है। और इस शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। ठीक है। वो अपन चर्चा करेंगे जब रावल रतन सिंह की बात आएगी, तब अपन वहां पर पढ़ेंगे कि रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। ठीक बात है। प्रसिद्ध शासक भी यही थे। ठीक बात है। छेम सिंह के ये जो राहप है, इसने क्या किया? राहप ने सिसोदिया ग्राम की स्थापना की।
कौन से ग्राम की? सिसोदिया ग्राम की स्थापना। कौन से ग्राम की स्थापना की बेटा? सिसोदिया ग्राम की स्थापना की। और यहां के शासक, यहां का वंश क्या कहलाया? सिसोदिया वंश कहलाया। क्या कहलाया? यहां का वंश क्या कहलाया? सिसोदिया वंश कहलाया। और यहां के शासक, यहां की यह शाखा, यहां की नहीं, यह शाखा राणा शाखा कहलाई। राणा शाखा क्यों? क्योंकि इस शाखा के शासकों ने, सिसोदिया शासकों ने क्या किया? राणा की उपाधि धारण की। राणा या महाराणा की उपाधियां धारण की। क्योंकि आपने देखा होगा राणा महाराणा जितने भी अपन शासक पढ़ते हैं उनके आगे ये उपाधियां मिलती है। क्योंकि रतन सिंह के पहले शासकों की रावण उपाधियां मिलती है, रतन सिंह के बाद में जो शासक हुए उनकी उपाधि में क्या लिखा हुआ है? राणा या महाराणा लगा हुआ है। इतना ध्यान रखना। तो अपन को एक चीज पता चली कि रण सिंह या कर्ण सिंह के समय मेवाड़ में मेवाड़ की जो मेवाड़ था वो दो भागों में बट गया। इसके समय मेवाड़ वंश दो भागों में बट गया। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो आपके बट्टियां बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं बोलता कि मेवाड़ के वंश दो भागों में कब बट गया। तो ध्यान रखना, रण सिंह या कर्ण सिंह के समय बटा, क्योंकि उसके दोनों पुत्रों ने अलग अलग शाखाओं की स्थापना की। क्षेम सिंह और राज सिंह इसके दोनों पुत्र थे। उन्होंने क्या? क्षेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की, क्योंकि इस शाखा के शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? रावल की उपाधि धारण करते थे। और इस शाखा ने शासन कब तक किया? तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन सी शाखा ने मेवाड़ पर पहले शासन किया? तो रावल शाखा ने, बाद में राणा शाखा ने। तो रावल शाखा, ये पूछा था रावल शाखा ने कब तक शासन किया? तो 1303 ईस्वी तक। इसका अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। इस शाखा का अंत किसने किया? रावल शाखा का अंत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस शाखा का अंत किया। इस प्रकार कोई से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राहत के बारे में जब भी चर्चा करेंगे अपन, तो इसने सिसोदिया ग्राम की स्थापना की और यहाँ का जो ठिकाना कहलाया वो क्या कहलाया? सिसोदिया ठिकाना कहलाया। ठीक है, यहाँ का वंश कौन सा कहलाया? सिसोदिया वंश कहलाया। और शाखा क्या कहलाई? राणा शाखा कहलाई। क्यों कहलाई? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, इस वंश के जो शासक थे सिसोदिया वंश के, वो उन्होंने अपने नाम से पहले कौन सी टाइटल धारण की? या तो राणा या महाराणा। ठीक बात है। इसलिए मेवाड़ का वंश दो शाखाओं में बट गया। ठीक है, एक रावल शाखा, एक राणा शाखा कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं एक तो रावल वंश हो गया या एक सिसोदिया वंश हो गया। इस प्रकार मेवाड़ के जो वंश था उसका क्या हो गया? जो गुहिल वंश था उसका दो भागों में डिवीजन हो गया। इसके बाद की चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित। आप खुश रहिए, हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय श्री राम। खमा गणित।